हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ मेड इजी। आज हम बात करेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के बारे में, जिसमें हम कवर करेंगे 1 से लेकर 8 तक के सेक्शंस, जो कि अपने आप में बहुत रेलेवेंट हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। अब इसमें प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है कई स्टेट्स में, एज वेल एज मेंस में तो पूछा ही जाता है। नेचर ऑफ पार्टनरशिप एक क्वेश्चन बनता है, इस पर एक लेंथी क्वेश्चन अक्सर मेंस में ज़रूर पूछा जाता है। आप एग्ज़ाम्स के पेपर्स देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर के, उसमें आपको ज़रूर मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने मेरा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर आराम से देखिए। स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप एक्ट्स के बारे में। इस एक्ट में 74 सेक्शंस हैं और ये 8 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। तो हम समझते हैं 1 से लेकर 8 तक के सेक्शंस। सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन में बताया गया है इसका एक्सटेंट, शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट वो इतना रेलेवेंट नहीं है। बस उसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये फोर्स में कब आया। ये फोर्स में आया 1 अक्टूबर 1932। जी हाँ, 1 अक्टूबर 1932 में सारे प्रोविजंस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के आ गए थे एक्सेप्ट 69, जो अपने आप में एक बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन बनता है रजिस्ट्रेशन के ऊपर। तो वो भी हम ध्यान रखेंगे कि वो 1933 मतलब एक साल बाद ही इंक्लूड किया गया। बाकी सारे प्रोविजन 69 को छोड़कर 1932 में इंक्लूड किए गए। इसके अलावा हम बात करते हैं सेक्शन 2 में कुछ डेफिनेशंस दे रखी हैं, जैसे एक्ट ऑफ द फर्म या फिर बिजनेस। अब हम समझते हैं उन डेफिनेशंस का क्या मतलब है। एक्ट ऑफ द फर्म, जैसा कि आप सब जानते हैं, एक्ट ऑफ द फर्म, एक्ट मतलब ओमिशन भी हो सकता है, एक्ट भी हो सकता है। अब एक्ट जो होता है वो या तो एजेंट के द्वारा हो सकता है या फिर पार्टनर्स के द्वारा हो सकता है, मतलब इंडिविजुअली भी हो सकता है या सेवरल भी हो सकता है, मतलब पार्टनर अकेले भी कर सकता है या जॉइंटली भी कर सकता है। और ये फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म के लिए ही होना चाहिए या फिर अगेंस्ट के लिए भी हो सकता है। तो ये हमने समझा एक्ट ऑफ द फर्म के बारे में। देन सब सेक्शन 2 में दे रखा है बिजनेस की डेफिनेशन। अब बिजनेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बिजनेस मीन्स ट्रेड, ऑक्यूपेशन या फिर प्रोफेशन। ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। और इसके अलावा इसमें बोला गया है कि लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए हमेशा बिजनेस का। इसके अलावा सेक्शन 3 में बस ये बताया गया है कि जहाँ पर भी इंडियन पार्टनरशिप के एक्ट के कुछ प्रोविजंस वायलेट नहीं करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, वहाँ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी एप्लीकेबल होगा। मतलब जहाँ पर वायलेट नहीं करते हैं वहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी रेगुलेट करता रहेगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के साथ। इसके अलावा सेक्शन 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिस पे अपने आप ही एक मेंस का क्वेश्चन बनता है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, वही हम डिस्कस करने वाले हैं। उसमें बताया गया नेचर ऑफ द पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप तो हमने समझा, अब पार्टनरशिप का मतलब भी, टर्म क्या होती है, कैसे आया, वो सब हम इस सेक्शन में डिवाइड करेंगे। बेसिकली ये एक लैंडमार्क सेक्शन है अपने आप में। अब पार्टनरशिप पार्ट अगर पार्टनरशिप को डिवाइड करें, पार्ट मतलब अपने आप में शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट्स, मतलब उसको डिवाइड करना अमंग द पार्टनर्स, तो इसी से बनता है पार्टनरशिप। अब हम जानेंगे सेक्शन 4 में क्या कहता है। सेक्शन 4 में कुछ डेफिनेशंस दे रखी हैं, लाइक पार्टनरशिप की डेफिनेशन दे रखी है, पार्टनर कौन होता है उसकी डेफिनेशन दे रखी है, फर्म की डेफिनेशन दे रखी है या फर्म नेम की डेफिनेशन दे रखी है। अगर हम बात करें पार्टनरशिप मतलब होता है फर्म, और पार्टनर कौन होते हैं, जो भी उनके साथ काम करते हैं, जो भी एजेंट्स वगैरह होते हैं, सब जो मिलकर काम करते हैं, वो हम सब समझेंगे ये एक ब्रीफ में। इसके अलावा फर्म जो कलेक्टिवली कहते हैं सब पार्टनर्स को मिलाकर, उनको कहा जाता है फर्म। और फर्म नेम मतलब जिस नेम के अंडर ये वर्क कर रहा है। इसके अलावा इसमें कुछ असेंशियल्स हैं जो आपके लिए बहुत रेलेवेंट होंगे, आप इन्हें ज़रूर समझिएगा। सबसे पहले रिलेशन होना चाहिए, पार्टनर्स के आपस के बीच में एक रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन कैसे होता है, मतलब आपस के, मतलब एक पर्पस होना चाहिए, एक किसी भी चीज़ को करने के लिए एक रिलेशन होना चाहिए। इसके अलावा एग्रीमेंट होना चाहिए, मतलब एग्रीमेंट जो है वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है, मतलब म्यूचुअली अग्री होना चाहिए हर चीज़ के लिए। इसके अलावा शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट्स। अब शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट्स पर एक कंट्रोवर्सी है, हम आगे समझेंगे। और इसके अलावा 4th असेंशियल बनता है कैरीड ऑन बाय ऑल और एक्टिंग फॉर ऑल। अब इसका क्या मतलब होता है कि एजेंट या तो खुद, पार्टनर्स या तो खुद अपने आप या फिर दूसरों के लिए, मतलब कलेक्टिवली भी या इंडिविजुअली भी लायबल होंगे।
इसे कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। पार्टनरशिप हमेशा एजेंसी के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, तो इसे कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। अभी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। अब शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट की कंट्रोवर्सी आई। अब हम समझते हैं लीगल इम्प्लीकेशन ऑफ पार्टनरशिप, क्या इसकी पोजीशन पहले थी और क्या इसकी पोजीशन अब है। अब पहले मतलब इनिशियल टाइम्स में शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट वाज द अल्टीमेट एम। किसी भी पार्टनरशिप फर्म को बनाने के लिए हमेशा शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट्स एक अल्टीमेट एम माना जाता था। मतलब जो भी प्रॉफिट्स आएंगे वो सब आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए जाएंगे और जो भी लॉसेस आएंगे वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर लिए जाएंगे। तो ये एक असेंशियल रूल था जो कि बताया गया ग्रेस वर्सेस स्मिथ में। इसका मतलब कि वहाँ पर एक कंक्लूसिव टेस्ट, मतलब शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट्स होना ही चाहिए, प्रॉफिट की वजह से ही हम काम कर रहे हैं, ये माना गया एक कंक्लूसिव टेस्ट। लेकिन शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट्स के साथ आता है शेयरिंग ऑफ द लॉस। तो क्या अगर हम प्रॉफिट शेयर करते हैं तो क्या हम लॉस भी शेयर करें? जी हाँ, इस रूल के अकॉर्डिंग आपको अगर प्रॉफिट आ रहा है तो आप लॉस के लिए भी इनकर करेंगे, आप लॉस भी शेयर करेंगे। तो इसी पोजीशन को बदला गया एक लैंडमार्क केस जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोक्स वर्सेस हिकमैन। जी हाँ, कोक वर्सेस हिकमैन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इसकी पोजीशन चेंज कर दी गई। जैसा कि अबव में कहा गया था, ऊपर कहा गया था कि शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट इज़ द कंक्लूसिव टेस्ट, लेकिन यहाँ पर बोला गया शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट इज़ अ प्राइमा फेसाई एविडेंस, इज़ अ प्राइमा फेसाई टेस्ट। मतलब ये एक ऊपर से मतलब असेंशियल टेस्ट हो सकता है, लेकिन ये कंक्लूसिव टेस्ट अपने आप में नहीं है। अब क्या कंक्लूसिव टेस्ट है वो हम जानेंगे। इसमें होता है क्या म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी इसमें बताया गया कंक्लूसिव टेस्ट माना गया। मतलब अगर कोई भी एक्ट कोई भी पार्टनर्स खुद कर रहे हैं या दूसरों से करवा रहे हैं, मतलब आपस में कर रहे हैं या अपने एजेंट से करवा रहे हैं, तो एक एजेंसी की तरह वर्क करेगा। तो कंक्लूसिव टेस्ट हमेशा एजेंसी माना जाएगा, शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट्स नहीं माना जाएगा। ये पोजीशन चेंज कर दी गई। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 5 में, जहाँ पे अपने आप में ही बताया गया है कि पार्टनरशिप जो है वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट से डेवलप होगी, कभी भी ये स्टेटस से डेवलप नहीं होगी। मतलब जैसे किसी के पास स्टेटस है, जैसे किसी किसान का बेटा किसान, या कोई भी स्टेटस आप सोच सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट से ही हमेशा डेवलप होगी। कॉन्ट्रैक्ट होना असेंशियल है पार्टनरशिप के लिए। इसके अलावा इसमें कुछ एक्सेप्शन दे रखे हैं, जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा एक और एक्सेप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्धिस्ट ब्राह्मीज। जो बुद्धिस्ट बर्मीज़ हैं, अगर उनके हस्बैंड या वाइफ कोई बिज़नेस कैरी ऑन करते हैं तो वहाँ पर भी ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। इसके अलावा मोड ऑफ डिटर्मिनेशन, अब हम डिटरमाइन कैसे करेंगे कि ये पार्टनरशिप है। और अभी तो हमने समझा कि इसका मतलब क्या होता है और ये कैसे अराइज होती है, अब इसे डिटरमाइन कैसे करेंगे। तो डिटरमाइन के लिए कुछ टेस्ट दे रखे हैं सेक्शन 6 में। अब यहाँ पे बताया गया रियल रिलेशन होना चाहिए, आपस में एक समझौता होना चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि आप बिज़नेस कैरी ऑन करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे दे रखा है रिसिप्ट ऑफ द पर्सन। अगर प्रॉफिट्स का रिसिप्ट है आपके पास तो इट डज़ नॉट मेक यू अ पार्टनर। खाली रिसिप्ट दिखा देना कि हम प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं वो आपको एक पार्टनर नहीं बनाएगा। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस दे रखे हैं, ये दोनों थे एक्सप्लेनेशन में दे रखे थे। इसके अलावा एक्सेप्शन कुछ दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट जो प्रीलिम्स में अक्सर पूछा जाता है, लेंडर ऑफ द रिसिप्ट। अगर कोई लेंडर है उसके पास रिसिप्ट है वो भी पार्टनर नहीं माना जाएगा, ये याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम से पूछा जाता है। इसके अलावा कोई भी एजेंट जिसके पास रिसिप्ट है वो भी नहीं माना जाएगा, या फिर वाइफ और चिल्ड्रन जो शेयर कर रहे हैं रिसिप्ट ऑफ द प्रॉफिट्स वो भी नहीं माने जाएंगे, या फिर सेलर ऑफ द गुडविल, कोई गुडविल का सेलर है तो वो भी नहीं माना जाएगा। तो ये कुछ एक्सेप्शन है वो आप याद रखिएगा। इसके अलावा सेक्शन 5 में जो एक्सेप्शन है वो भी याद रखिएगा। प्रीलिम्स में जहाँ पे आता है वहाँ पर ये आपको दे देते हैं और आप कंफ्यूज कर देते हैं, कई बार ध्यान भी नहीं रहता, और ये मेंस के आंसर में भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन 7 और 8 बात करते हैं ड्यूरेशन के बारे में। अब उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, या तो फिक्स टाइम या फिर एट द विल। अब विल के बारे में दे रखा है सेक्शन 7 में। विल का क्या मतलब होता है, मतलब अपनी मर्ज़ी से, कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। तो कैसे हम डिटरमाइन करेंगे। अब सेक्शन 7 में दे रखा है कि जब तक हमारी मर्ज़ी होगी तब तक हम कंटिन्यू करेंगे।
तो ये होता है सेक्शन 7 में पार्टनरशिप एट विल, जब तक मर्जी है तब तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें एक सिचुएशन आती है कि अगर आपको पहले मना किया है, आपका एक फ़िक्स पीरियड था और वो एक्सपायर हो गया है और उसके बाद भी आप कंटिन्यू करते हैं, तो ये क्या माना जाएगा? ये फ़िक्स ड्यूरेशन माना जाएगा या फिर पर्टिकुलर पार्टनरशिप या फिर विल माना जाएगा? ये हमेशा पार्टनरशिप एट विल माना जाएगा, जो सेक्शन 7 में दे रखा है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके कॉन्सिक्वेंस के बारे में। अब हम इसे कैसे कॉन्सिक्वेंस इसका कैसे रिवोक कर सकते हैं, अल्टीमेटली इसका क्या इफ़ेक्ट होगा? या तो हम 32 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जा सकते हैं, जिसमें बात की गई है रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर के बारे में, मतलब आप नोटिस दे दीजिए और आप रिटायर हो जाइए। या फिर वाइंडिंग अप, सेक्शन 43 में दे रखी है, 43 में वाइंडिंग अप बाय द नोटिस, उसमें आप नोटिस दे दीजिए और आप वाइंड अप हो जाइए, मतलब छोड़ दीजिए। तो ये बनते हैं कॉन्सिक्वेंस। इसके अलावा सेक्शन 8 में दे रखा है फिक्स ड्यूरेशन। अब फिक्स ड्यूरेशन में इसमें एक केस है घेरूलाल पारेख वर्सेस स्टेट ऑफ, आप बताइएगा कौन सा स्टेट है। इसमें एक लैंडमार्क केस है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी लगता है, वेजरिंग एक्ट एग्रीमेंट्स में। इसमें ये बताया गया था पर्टिकुलर वेंचर होना चाहिए, पर्टिकुलर पर्पस होना चाहिए। अगर पर्टिकुलर पर्पस है तब तक वो कंटिन्यू कर रही है पार्टनरशिप, तो ये वैलिड मानी जाएगी। अगर पर्टिकुलर पर्पस ओवर हो गया है तो ये इनवैलिड मानी जाएगी, फिर ये पार्टनरशिप एक्ट विल में चली जाएगी, वो उसके नेचर देखा जाएगा। इसके अलावा अगर कोई कैपिटल शेयर कर रहा है या कैपिटल नहीं शेयर कर रहा है, ये इममटीरियल होगा। कैपिटल शेयरिंग इज़ नॉट द एसेंशियल टेस्ट फॉर टू बिकम अ पार्टनर। इसके अलावा कुछ डिफरेंसेस हैं पार्टनरशिप और कंपनी में। जैसे कंपनी जो है वो लीगल पर्सन से जुड़ी हुई होती है, उसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है, लेकिन पार्टनरशिप की कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होती। कंपनी में जो है वो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लेकिन पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। यहाँ पर सेपरेट लीगल पर्सन्स होते हैं, लेकिन वहाँ पर पार्टनर्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ पार्टनर्स होते हैं। तो ये कुछ ब्रीफ में था मेरा पार्टनरशिप का वीडियो। 1 से लेकर 8 तक के सेक्शंस थोड़ा इजी था, लेकिन बिहार के एग्ज़ाम से पूछा जाता है और मेरे को रिक्वेस्ट आई थी कि मैम अदर सब्जेक्ट्स भी लीजिए, जिससे हम एक ओवरव्यू ले सकें। ये क्रैश कोर्स की तरह मैं चला रही हूँ, जिससे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले सकें प्री, मेंस एज वेल एज इंटरव्यू, और हम समझने की कोशिश कर सकते हैं ईजी लैंग्वेज में। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।